मानव जीवन में विज्ञान। मानव जीवन में विज्ञान, बस आपको इतना थोड़ा सा बता दे, दैनिक जीवन में विज्ञान हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ टाइम, मतलब जो हमारे दैनिक, मतलब एक दिनचर्या जो है हमारा, दिन से लेकर के रात तक, सुबह सोकर उठने से लेकर के रात को सोने जाने तक कितने रूपों में विज्ञान हमारे साथ रहता है, कितने रूपों में विज्ञान हमारे साथ रहता है। सोकर के उठने से लेकर के आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, आप ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, टॉयलेट जा रहे हैं। पहले टॉयलेट आदमी बाहर कहाँ जाता था, खेत में जाता था। अब कितनी पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। हमारे कहने का मतलब ये, पहले दातुन करता था, ब्रश आया है, फिर उसके बाद आप तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, टोस्ट वगैरह टोस्टर में गर्म करते हैं। तो पहले क्या ये सारी चीजें नहीं थी। बस आपको मोटी मोटी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सोया जाता था, बेड से ही हम शुरू करते हैं, सोकर के उठते। बेड आजकल के डल्लप के गद्दे आ रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया से बेड आ रहे हैं। पहले जमीन पर बिछा करके सोया जाता था, फिर चारपाई आती है बिछाने के लिए। पहले वो बहुत सारी ऐसे कपड़े से जोड़ जोड़ करके बनाई जाती थी, ठीक है। फिर अब सारी चीजें चेंज हो गई। तो दैनिक जीवन में विज्ञान ने ऐसे प्रभाव डाल दिया है कि मतलब विज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ठीक। तो जैसे कहने का मतलब सारी चीजें हम विज्ञान पर ही एकदम से पूरे डिपेंडेंट हो गए। ट्रैक्टर वगैरह, खेत वगैरह में देखिए, चूल्हे से लेकर के पहले गैस स्टोव, पहले चूल्हे पे खाना बनता, तब गैस स्टोव वगैरह आ गया। तो हर तरीके से अब आपको ये बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट की दैनिक जीवन में विज्ञान कितना रोल प्ले कर रहा है। बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। इवन इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, देखिए कि जो विज्ञान है, कोई भी चीज हम उसको मतलब सिद्ध कैसे करते हैं। विभिन्न जो विज्ञान के चरण होते हैं, किसी भी वैज्ञानिक किसी भी समस्या या जिज्ञासा का समाधान करते हैं, किस तरीके से करते हैं। वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण होते हैं। तो ये दैनिक जीवन में जो विज्ञान है वो आपका क्लियर हो गया। जैसे आप देखिए, रेलगाड़ी है, दूर संचार प्रणाली है, ट्रैक्टर है, कार है, टेलीविजन, पंखा, वायुयान, टेलीफोन, बल्ब, बस ये सभी तो अब देखिए हर जगह पर विज्ञान ही है। आपके दैनिक जीवन में सोकर उठने से रात तक में पूरा विज्ञान है। जब कभी कोई समस्या आती है तो उसकी समस्या के समाधान के लिए कितने स्टेप होते, कितने चरण होते, ये इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है, तो कितने चरण है, कितने स्टेप होते हैं, आपको यहाँ पर विभिन्न चरण जानने हैं। तो देखिए, जिज्ञासा, वैज्ञानिक विधि के जो विभिन्न चरण होते हैं, जैसे इसमें होता है जिज्ञासा, प्रश्न करना, प्रश्न किया जाता है, ठीक है। जिज्ञासा उत्पन्न होती, प्रश्न किया जाता है कि ये जैसे कह दिया गया, कोई भी चीज ऊपर जब फेंकी जाती है तो नीचे ही आकर के गिरती है। तो प्रश्न उठता है, जिज्ञासा होती है कि ऊपर फेंकी जाती है लेकिन फिर नीचे ही आकर के वापस क्यों गिरती है, जमीन पर ही क्यों गिरती है, ठीक है। फिर परिकल्पना की जाती है, हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना की जाती है, एक बनाया जाता है कि ये ऐसा ही होगा। फिर इस परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। परिकल्पना मतलब एक हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये ऐसा ही होगा, एक कल्पना कर लेते हैं, तो उसका हम परीक्षण करते हैं कि ये क्या मेरी परिकल्पना सही है कि नहीं है, टेस्ट करते हैं। फिर वो उसका निरीक्षण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है और उसे फिर बाद में अभिलेखन लिखा जाता है। फिर उसके बाद पुनर्विचार किया जाता है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये क्रम पूछा जाता है, वैज्ञानिक विधि के चरण, ठीक है। अब उसके बाद पुनर्विचार किया जाता है कि जो क्या ये सही चीजें आई है कि नहीं आई, पुनर्विचार किया जाता है। फिर उसके बाद से निष्कर्ष निकाला जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है कि रिजल्ट क्या आता है। फिर रिजल्ट के बाद ये नया प्रयोग किया जाता है। तो ये होता है पूरा वैज्ञानिक विधि का चरण, ठीक है, ये हो जाता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जितनी 8 स्टेप हैं, इसमें क्रम इसका सेम रहेगा, इसमें क्रम नहीं बदल सकता। और दैनिक जीवन में विज्ञान को अगर हम आगे थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं तो ये देखेंगे दैनिक जीवन में विज्ञान की देन क्या है, विज्ञान की देन क्या क्या है। तो विज्ञान की देन में अगर हम देखें, चलिए अगले यहाँ पर देख लेते हैं विज्ञान की देन में। तो विज्ञान की देन में देखिए, पहले परंपरागत प्रयोग में आने वाले जो साधन थे, अब विज्ञान की क्या देन है, ये आप पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान कैसे काम कर रहा है। आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक बनने की, शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका टारगेट लंबा है। तो देखिए, मिट्टी का चूल्हा था पहले, मिट्टी के पारंपरिक बर्तन थे, धातुओं से निर्मित बर्तन थे। अब यहाँ पर क्या, गैस चूल्हा है, विद्युत अवन है, सोलर कुकर है, प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन, इंडक्शन चूल्हा, ये सभी आ गया। जो अभी हम बोल रहे थे, नाम नहीं याद आ रहा था, तो ये सारी यहाँ पर लिस्ट भरी पड़ी है।
फिर उसके बाद देखिए कृषि के क्षेत्र में पहले हल था, बैल था, कुआं, रहट, गोबर की खाद, रहट से सिंचाई होती थी, गोबर की खाद उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती थी। अब क्या है, ट्रैक्टर है, नहरें, ट्यूबवेल, रासायनिक उर्वरक, इसमें यूरिया, फास्फेट, पोटास, उन्नत बीज हैं, कीटनाशक दवाएं हैं, ये सारी हैं। यातायात के सेंस में भी यहाँ देखिए चीजें आसान सी, इसलिए हम जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। बैलगाड़ी था, तांगा, ऊंट, घोड़ा गाड़ी, खच्चर, ये सब था। अब है साइकिल, कार, बस, स्कूटर, रेलगाड़ी। फिर मनोरंजन में नाटक, नौटंकी, बिरहा, ये सब था। अब क्या है, रेडियो, ट्रांजिस्टर है, टेलीविजन है, सिनेमा, वीडियो गेम, डीवीडी, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें। संचार में संदेश वाहक होते थे, डाक के द्वारा आता था। अब है टेलीफोन है, मोबाइल है, फैक्स है, ईमेल है, कंप्यूटर है, टेलीग्राम, इंटरनेट, ये सारी चीजें हो गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में भी देखिए नाड़ी देख करके अनुमान लगाया जाता था, फिर झाड़ फूक की जाती थी, ये सारी चीजें होती थी। और अब क्या है, अब अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी से क्या होता है, कोई क्या बता सकता है, क्या कोई बता सकता है इंडोस्कोपी से क्या होता है? इंडोस्कोपी शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया। आंतरिक अंगों की जांच के लिए इंडोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर आप सभी जान रहे हैं, जो प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बहुत लंबी सी स्क्रीन होती है, यहाँ पर आप कुछ भी रखते हैं, स्लाइड वगैरह, और ये यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट करता है। और फिर यहाँ पर एक नाम आता है एडुसैट। ये एडुसैट ये शैक्षिक उपग्रह है, तो शैक्षिक उपग्रह पूछा जाता है आपसे, शैक्षिक उपग्रह पूछा जाता है। एडुसैट क्या है, शैक्षिक उपग्रह में एडुसैट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको निकालना होता है। अब उसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सारी दूरबीन, वेधशाला, ये सभी होती हैं, ठीक है। अब रडार, मंगलयान, ये सब आ गए हैं। अब आगे देखेंगे विज्ञान के दुरुपयोग से जो उत्पन्न समस्याएं होती है विज्ञान के दुरुपयोग से, तो यहाँ पर हमें नहीं लगता आपको कुछ बताने की जरूरत है, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण होता है, और फिर उसके बाद से जब देखिए मेनली अगर रासायनिक उर्वरक का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो प्रदूषण बढ़ता जाता है और जल प्रदूषण उत्पन्न होता है, और मेनली यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डिसबैलेंस होता है पर्यावरण से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर आपका दूसरा जो पॉइंट आता है आपके टॉपिक में, यानी कि सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या था इसमें, वैज्ञानिक खोज आती है ना। अब वैज्ञानिक खोज की तरफ हम चलते हैं। वैज्ञानिक खोज, जय सिंह गौतम, अब जल्दी से टीचर बन जाइए, आपका मैनर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। भगवान करें आप जल्दी से सफल हों और एक अच्छे टीचर के रूप में समाज में अपना योगदान करें, और वनडे एग्जाम टारगेट चैनल का नाम रोशन करें। और यहाँ पर आप देखिए, फिर वैज्ञानिक खोज की बात होती है ना, वैज्ञानिक खोज हम यहाँ पर आपको नीचे करवाते हैं। तो वैज्ञानिक खोज में भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों का योगदान हम दोनों यहाँ पर कवर कर लेंगे, भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक दोनों का योगदान। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चरक थे, इन्होंने जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों के द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया। तो ध्यान रखिएगा, रोगों के उपचार की विधि का विकास किसने किया, चरक ने। और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला। श्रीधराचार्य ये समीकरण हल करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। अब यहाँ पर हम और आगे देख लेते हैं, और आगे देखेंगे। देखिए भारतीय वैज्ञानिकों की ये पूरा हमने ये लिस्ट तैयार की है, भारतीय वैज्ञानिक और उनसे रिलेटेड खोज। ये किसी क्लास की बुक नहीं है, ये जगह जगह से खोजा गया मटेरियल है। ये वैज्ञानिक का नाम है जगदीश चंद्र बोस, और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया, पौधों की संवेदनशीलता के बारे में, और जो योगदान से रिलेटेड और क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सभी आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। 100% सब कवर हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में मिल रहे हैं। सर जगदीश चंद्र बोस ने क्या खोज की, पौधों की संवेदनशीलता। और सर सीवी रमन ने प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन प्रभाव। एस रामानुजम संख्या सिद्धांत। एस एन बोस ने, चौथे नंबर पर आते हैं एस एन बोस, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स, गार्ड पार्टिकल की खोज की। मेघनाथ साहा, इन्होंने तापीय आयनीकरण, साहा समीकरण दिया। टी आर शेषाद्री, आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन जो भारतीय वैज्ञानिक और उनकी खोज है ये आपको कम मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए टी आर शेषाद्री, इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में औषधि विज्ञान की खोज करी।
और होमी जहांगीर भाभा परमाणु और कॉमिक्स विकिरण से रिलेटेड इन्होंने खोज की। और अगला यहाँ पर आ जाता है आपका विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान में अपना योगदान दिया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन प्रक्षेपण शास्त्र, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब जाने मिसाइल मैन कहे जाते हैं, प्रक्षेपण शास्त्र में मिसाइल, इन्होंने प्रक्षेपण से रिलेटेड खोज करी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने आनुवंशिकी कोड की स्थापना की। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने खगोल विज्ञान की खोज की इससे रिलेटेड। कल्पना चावला, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थी, अंतरिक्ष विज्ञान में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो इतनी चीजें हो गई आपकी विज्ञान से रिलेटेड। ठीक, चलिए अब आगे भी देखेंगे, आगे भी इंपॉर्टेंट है, आगे भी। अब यहां पर देखिए वैज्ञानिक खोज यहां पर नहीं कंप्लीट होती, खोज जो है वैज्ञानिक खोज अभी जारी है। वैज्ञानिक खोज आपकी जारी ये है कि यहाँ पर अंग्रेजी यानी कि विदेशी, जिसे हम कहेंगे, अंग्रेजी कहना सही नहीं, विदेशी वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पर है और उनसे रिलेटेड खोज है। अच्छा ये बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की, थोड़ा सा जूम कर देते क्लास ये स्क्रीन को। एडवर्ड जेनर ये रोगों से रक्षा हेतु वैक्सीन की खोज की है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिए, तुरंत का तुरंत नोट्स बनाते चलिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको दे रहे हैं कि ये चीजें इसमें पढ़नी है। मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन की खोज की। ठीक, थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने ग्रामोफोन और विद्युत बल्ब की खोज की। देखिए मार्कोनी, इन्होंने रेडियो की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन की। सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चार्ल्स बेबेज, इन्होंने कंप्यूटर की खोज की। माइकल फैराडे डायनामो की। पेनिसिलियम फंजाई से बनती है। आगे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। विलियम रोंटेजेन, इन्होंने एक्सरे की। जॉन लोगी वेयर्ड, इन्होंने टेलीविजन की। अल्बर्ट आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की। कितने हजार क्वेश्चन तो ऐसे ही बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन नहीं, पूरी क्लास एकदम से सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पूरी क्लास एकदम से सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एक एक सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही एसएसटी का भी कंप्लीट होगा। आगे देखिए, अब यहां पर देखिए खोज से रिलेटेड टॉपिक ये कंप्लीट होता है। खोज से रिलेटेड अब आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो ये खोज से, वैज्ञानिक खोज थी ना, तो वैज्ञानिक खोज से रिलेटेड आपका ये पॉइंट ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये टॉपिक दोनों आपका कंप्लीट होता है, और जो खोज से रिलेटेड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब क्या था, दैनिक जीवन में विज्ञान ही, अब वहां पर कुछ और लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, वही चल रहा है। भारतीय और विदेशी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सर सीवी रमन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये सभी थे। अच्छा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड भी आपको जान लीजिए। इसरो, ये प्रक्षेपण शास्त्र की बात आती है ना, तो ये देखिए भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और उसके अनुप्रयोग का कार्य कौन करता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान करता है, जिसका फुल फॉर्म है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस, ये लिखा भी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसे संक्षेप में हम कहते हैं इसरो। और इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना की गई 15 अगस्त 1969 को, 1969 को। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है, और यहाँ कृत्रिम उपग्रहों को डिजाइन करके निर्माण किया जाता है। और कृत्रिम उपग्रह क्या काम करते हैं, कृत्रिम उपग्रह भी ये पृथ्वी की ही परिक्रमा करते हैं। कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में कुछ प्रमुख उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किए जाते हैं, जिनमें दूरसंचार है, मौसम विभाग संबंधी अध्ययन है, आपदा प्रबंधन है, नौवहन और समर्थित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है,
तो ये भी इसी से रिलेटेड था आपका ये दैनिक जीवन में विज्ञान, ये चैप्टर हो जाता है, मतलब ये टॉपिक हो जाता है आपका कंप्लीट। अब इसमें आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैनिक जीवन में विज्ञान की देन से जीवन सरल और सुखमय बन जाता है और विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के योगदान से विकास संभव हो पाया है। ये सारी कुछ चीजें आपको बताते चल रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनता चला जाए। और वहीं विज्ञान की खोज और आविष्कार से कुछ दुरुपयोग भी हो रहा है, जैसे परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, प्रक्षेपास्त्रों का इन सब का निर्माण हुआ है। और विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप ही कीटनाशक दवाओं इन सभी के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे कि उत्पादन क्षमता में बड़ी मतलब वृद्धि हुई है। और पर्यावरण जैसे मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उसके अकॉर्डिंग अनाज वगैरह जब उत्पादन होता है तो दोनों का बैलेंस बना रहता है। और साथ ही साथ में जब जनसंख्या की मांग जैसे जनसंख्या बढ़ती तो मांग भी बढ़ी, मांग की आपूर्ति तो हुई, लेकिन इससे पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित भी हो रहा है और मानव जीवन संकट में होता चला जा रहा है। तो विज्ञान का कुछ मतलब प्रो और कॉन्स ये सभी चीजें आप लोगों ने देख ली। दैनिक जीवन में विज्ञान हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ पर आपका दूसरा पॉइंट आ जाता है, क्या आता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो यहाँ पर नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी से आएगा। देखिए आपको ये भी नहीं समझ में आता होगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आएंगी, किस सिलेबस में कौन कौन सी चीज, मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी है ना, तो यहीं पर देखिए ये क्रांतियां भी है, इसी में कृषि क्रांति है। तो जैसे हरित क्रांति, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हरित क्रांति इसके हैं स्वामीनाथन, हरित क्रांति खाद्यान्न से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए ये हमने क्रांति के नाम लिखे हैं और किसका उत्पादन बढ़ाया और इस पर किसने मुख्य भूमिका अदा की है, इसको मतलब ये क्रांति लाने में। तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से रिलेटेड। अभी इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताएंगे लास्ट में, ठीक है। स्वामीनाथन 18 तारीख में ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, हमें नहीं लगता दोनों एक साथ है, ठीक है, लेकिन फिर भी 18 तारीख की उसमें जो आएगा नोटिफिकेशन वहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो अभी वेट कर लीजिए, कुछ भी बोल दी गलत हो जाए उससे बेटर है कि वेट कर ले। हरित क्रांति खाद्यान्न और स्वामीनाथन। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तेल बीज उत्पादन से, तेल बीज उत्पादन से, विशेषकर सरसों और सूरजमुखी से। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास चल रही है। तो क्रांति खोज दोनों फिक्स है, ये ऐसे ही दिमाग से पढ़ना पड़ता, चालाकी से एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता, उड़ उड़ के कुछ नहीं होता। और ये है पीली क्रांति से संबंधित है सैम पित्रोदा है। गोल्डन फाइबर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पढ़ लीजिए। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है, गोल्डन फाइबर क्रांति फ्रूट्स हनी और हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। निर्फाक टूटेज। गुलाबी क्रांति मेनली ये झींगा मछली के उत्पादन से है, लेकिन यहाँ पर प्याज उत्पादन औषधि भी इंक्लूडेड है। दुर्गेश पटेल। आगे है लाल क्रांति, ये मेनली मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। लाल है ना, तो लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। विशाल तिवारी। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, तो ये दुग्ध उत्पादन वर्गीज कुरियन है, इससे संबंधित। बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आप ये कह सके कि नहीं पूछा जाता। भूरी क्रांति चमड़ा, कोको, गैर पारंपरिक उत्पाद, हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति, इनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, डॉक्टर अरुण कृष्णन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, इंदिरा गांधी। डेली फ्री की क्लासेस चलेंगी, डेली फ्री की क्लासेस चलेंगी। बस आपको एक काम करना है, आपको वीडियो लाइक और शेयर करते रहना। तो प्लीज जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार लाइक और शेयर कर देंगे, जिससे सभी तक पहुंच सके। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे। मीना और आस्था अभी निकालेंगे क्लास से। भूरी क्रांति ये हो गया, हाँ यहां पर ये, अच्छा कहां तक? रजत क्रांति हुआ था ना, गोल्डन रेवोल्यूशन, फ्रूट्स हनी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ये है। निर्फक टूटेज। और सदाबहार क्रांति है, इसमें ये कृषि का उत्पादन होता है। और स्वामीनाथन ये सूसरी का ऐसे जुड़ गया। प्रोटीन क्रांति उच्च उत्पादन होता है, दूसरी हरित क्रांति पर आधारित तकनीक इसमें यूज की जाती है, तकनीक। और नरेंद्र मोदी और एमएफ अरुण जेटली के द्वारा ये मतलब शुरू की गई प्रोटीन क्रांति। रजत फाइबर क्रांति ये कपास से संबंधित है। और ग्रे क्रांति ये उर्वरक से संबंधित है, जिसे हम भूरी क्रांति भी कहते हैं। गोल क्रांति ये आलू से संबंधित है।
काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित, सभी एक से बढ़कर के एक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। भारत में देखिए कुछ जो कृषि क्रांतियां थी, देखिए हम यहाँ पर हार्ड लेवल, नॉर्मल लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको अगर नॉर्मल लग रहा है तो आप बताइए कहीं से आपको मैटर मिल जाए, गारंटी के साथ है। पूरा यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलेगा, कहीं चाहे आप पेड कोर्सेज करें चाहे कोचिंग करें। मुझे अपने मैटर पर और खुद पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है। देखिए भारत में जो कुछ कृषि क्रांतियां थी उनकी हम विशेषताओं की बात करते हैं। भारत में जो कृषि क्रांतियां थी उनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वहां से भी हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी कमेंट ना करो, क्लासेस अटेंड करो, तुरंत के तुरंत वहां पे नोट्स बनाते चलो। इससे अच्छा मुझे कोई स्टूडेंट नहीं लगेगा। अगर हमारे बच्चे पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ क्लास करते हुए, नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, तो इससे बेटर हमें कुछ नहीं लगेगा। कमेंट में बातें ही तो हो रही हैं। ठीक है, चलिए, ये सभी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर चल रहा है, आप सभी की रिक्वेस्ट पर, और कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। देखिए हमें कूद कूद के उछल कूद नहीं बनाना है। भारत में कुछ जो कृषि क्रांति थी उसकी मुख्य विशेषताएं, आपने एक फैक्चुअल चीज तैयार कर ली। ये कृषि क्रांति किससे संबंधित थी? उससे संबंधित जो व्यक्ति थे। कृषि क्रांति उससे संबंधित जिस क्षेत्र में उन्होंने जिस क्रांति काम किया वो, और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम आप लोगों ने देख लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ कृषि क्रांतियां, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मान लीजिए क्रांति डायरेक्टली ना पूछा जाए, जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट वो पूछ लिया जाए। जैसे पीली क्रांति है ना, प्रोटीन रेवोल्यूशन, तो सरकार ने उच्च उत्पादकता पर जोर देते हुए दूसरी हरित क्रांति लाने वाली तकनीकी की घोषणा की। और यहाँ पर देखिए किसानों को अस्थिरता से निपटने में मदद करने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए के मूल्य स्थिरीकरण कोष की यहाँ इस क्रांति में स्थापना की थी। और हरित क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए संबंध पारिस्थितिक और या सामाजिक नुकसान के बिना निरंतरता में उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता के साथ कृषि का समग्र विकास, यानी कि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए कृषि का समग्र विकास, यह हरित क्रांति का मेन उद्देश्य था। मुख्य उद्देश्य इसका पूछा गया एग्जाम में, तो मुख्य उद्देश्य इसका था भुखमरी से 1 अरब से अधिक लोगों को बचाना था। सीरियस नहीं होंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। सच में सीरियस नहीं रहेंगे तो ऐसे मस्ती करते निकल जाएंगे, और अगर सच में सीरियस हो जाएंगे, जॉब पाने के बाद खूब मस्ती करिए, फुल मस्ती करिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। इवन हम भी आपको देख करके खुश होंगे। ठीक है, आगे श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन। श्वेत क्रांति देश में डेयरी सहकारी आंदोलन की सफलता की कहानी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड का ये प्रोग्राम है। देखिए डेयरी सहकारी आंदोलन और फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ भारत सरकार के द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड का ये प्रोग्राम है श्वेत क्रांति। छोटे और सीमांत किसान जिनकी पकड़ हरित क्रांति तकनीक के अनुकूल नहीं है, उन्हें डेयरी की वैकल्पिक, मतलब जिनकी हरित क्रांति तकनीक के अनुकूल पकड़ नहीं है, तो उनको डेयरी एक विकल्प के रूप में दे दिया गया। आप इस काम को करिए, संभालिए। और यहाँ पर देखिए भारत का जो पोल्ट्री उद्योग है, अंडों के लिए 8 से 10% और बेहतर नस्ल और आधुनिक प्रबंधन के कारण बॉयलर के लिए, इसमें तो अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, पीली क्रांति 90 के दशक की शुरुआत में 80 के दशक में एक नेट आयातक स्थिति से लगभग आत्मनिर्भर स्थिति में भारत को पीली क्रांति कहा गया। मेन इस पर आइए, देखिए तेल बीज उत्पादन तकनीकी, तेल बीज के अंतर्गत क्षेत्र में विस्तार, मूल्य और बाजार हस्तक्षेप समर्थन नीति और संस्थागत समर्थन, यानी कि पीली क्रांति से मेनली ये आपको फोकस करना, बीज उत्पादन तकनीकी, बीज का उत्पादन बढ़े और मेनली वो तेल बीज का उत्पादन हो, उसके क्षेत्र में विस्तार हो, मूल्य आए, बाजार में मतलब उसका हस्तक्षेप हो, समर्थन नीति, और ये जो कहने का मतलब एक तरीके से अब ये समझिए कि इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो और एक जो हमारी प्रोडक्टिविटी हो, जिससे कि मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हमारी मतलब आय में वृद्धि हो, बस ये। भूरी क्रांति की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आदिवासी लोगों को के लिए एक मतलब ज़्यादातर ही फोकस किया गया था। पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉफ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए, कॉफ़ी के प्रोत्साहन के लिए किया गया।
तो ये भूरी क्रांति इससे मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें था, जैसे कि अगर आप फैक्चुअल देखते हैं उससे थोड़ा सा अलग। स्वर्ण क्रांति की बात करते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन, तो 1997 से 2003 तक को स्वर्णिम क्रांति कहा गया, जब फलों, शहद उत्पादन और अन्य बागवानी उत्पादों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। और गुलाबी क्रांति, इसे भारत में फार्मास्यूटिकल, प्याज और झींगा उत्पादन बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। तो जो फैक्चुअल था उससे अलग भी हट करके अगर कभी पूछा जाए स्वर्ण क्रांति में जैसे, तो ये फलों, शहद, इन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और एकदम से लगन से, जोश और जुनून के साथ आपको रिप्लाई करना है, जिससे कि मैं समझ सकूं कि आप लोग होश में हैं, जुड़े हुए हैं। एक बार जल्दी से आप लोग ये बता दीजिए कि आपको क्लास कैसे लग रही है, थोड़ा सा, जिससे कि हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकें। अगला यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है भारत का। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें से रिलेटेड। चलिए जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, जल्दी से रिप्लाई आपकी होनी चाहिए, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, फटाफट से, एकदम से, जल्दी से, एनर्जी के साथ। दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है, वोल्टा, स्पुतनिक, एडुसैट या कोई नहीं, विकल्प कौन सा सही होगा। ऑप्शन यहां पर हमारा सी से हो जाता है। देखिए एडुसैट, यहां पर एक चीज और नोट कर लीजिए, ये भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। भारत का पहला शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह क्या है, शिक्षा के लिए समर्पित उपग्रह, ये आपका है एडुसैट। फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी। सभी खोज से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी। बहुत बढ़िया, आप लोगों का फीडबैक भी हमें मिल चुका और रिप्लाई भी मिल रही बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ी सी और रिप्लाई फास्ट। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी। और फास्ट रिप्लाई, वेरी गुड। नेक्स्ट है, प्रक्षेपण शास्त्र की खोज किसने की। प्रक्षेपण शास्त्र होगा, इसकी खोज किसने की। कल्पना चावला, कस्तूरी रंगन, मेघनाथ साहा या फिर आइंस्टीन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन यहां पर हमारा बी से हो जाता है कस्तूरी रंगन, ऑप्शन बी, अभी आप लोगों ने पढ़ा। चलिए अब और क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, और क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। प्राकृतिक वर्णवाद का विशेष संबंध किससे था। नेचुरल जो सिलेक्शन है उसका विशेष संबंध किससे है। प्राकृतिक वर्णवाद, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, ह्यूगो डी व्रेज, लैमार्क। जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, जितनी जल्दी रिप्लाई होगी उतनी जल्दी हम क्लास को कवर करेंगे। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। इससे जो विज्ञान से रिलेटेड खोजें है ना, ये भी खोज ही है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता, इन्होंने आनुवांशिकता की खोज की है। आप सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया, जो वहां पे नहीं कवर हुआ ये यहां पे कवर हो रहा है, छोड़ना कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही ना। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता, ऑप्शन सी सही हो जाता है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, मैक्लिंटॉक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओचोवा, कॉर्नबर्ग, लेमार्क, वीजमैन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी सही हो जाता है, कॉर्नबर्ग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है फिलॉसफी जोलॉजी। फिलॉसफी जोलॉजी के लेखक कौन है? मेंडल, लैमार्क, डार्विन या फिर ह्यूगो डिब्रीज। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, लैमार्क। जीवाणु की खोज किसने की थी? ये भी खोज से ही रिलेटेड है भाई, बैक्टीरिया है, जीव विज्ञान, पूरा विज्ञान आप पढ़ रहे हैं ना, तो खोज से रिलेटेड तो है ना। चाहे जीवाणु की खोज करें, चाहे हम पंखे की खोज करें। कहाँ गए भाई सब लोग? गायब हो गए हैं, थक चुके हैं। जीवाणु की खोज किसने की? लुई पास्चर, लीवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या फिर टॉरिसेली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? जीवाणु की खोज किसने की थी? सही है। भाई हमको ज्यादा नहीं पता है, टिक मार दिया है। नहीं चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? हरगोबिंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? जैव रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य या फिर अर्थशास्त्र। ये दोनों तो नहीं मिला, साहित्य और अर्थशास्त्र जोड़ना आपको, ये दोनों में से देखना, जैव रसायन विज्ञान के लिए या फिर आपका चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड है। हरगोबिंद खुराना को ऑप्शन यहां पर हमारा बी से हो जाता है, चिकित्सा विज्ञान। ऑप्शन बी, चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड। अगला प्रश्न है हाल निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम की उत्तरजीविता सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया? लैमार्क, ह्यूगो डिब्रीज, मेंडल या फिर चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया। विकल्प यहां पर आप लोग अभी देख चुके हैं ना, प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्णवाद, नेचुरल सिलेक्शन, उसी में सर्वोत्तम की उत्तरजीविता। जो सर्वोत्तम होता है वही पर्यावरण में जी पाता है। प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति उसी का वर्ण करती है जो सर्वोत्तम होता है। ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, चार्ल्स डार्विन। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जिससे कि हम हार्ट बीट वगैरह सुनते नहीं है, जो आला डॉक्टर लगाए रखते हैं, तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? जेनर ने, लैनिक ने, सेबिन ने या लुई पास्चर ने? विकल्प कौन सा सही होगा? वेरी गुड। ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, लैनिक। ठीक है, अगला प्रश्न एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? जल्दी से रिप्लाई करिए। बहुत बढ़िया। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, एडवर्ड जेनर। ऑप्शन सी, चेचक के टीके की खोज की थी इन्होंने। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी?
लेवेनहॉक, हार्वे, मेंडल या फिर रोनाल्ड रास? ऑप्शन बी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इन्होंने रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी पहली बार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? विलियम हार्वे, एफ.जी. हॉपकिंस, लुई पास्चर, क्रिश्चियन बर्नार्ड? जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी क्रिश्चियन बर्नार्ड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए अभी मैंने फुल फॉर्म बताया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये डीएनए किससे मिलकर के बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपका उत्तर होगा न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के। हमारा अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन, चलिए इसका उत्तर दीजिए। डीएनए अब वैसे ही आरएनए होता है, आरएनए जिसे हम कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर डी से डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है, आरएनए से राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वेरी गुड, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है और ऑप्शन सी वाटसन एवं क्रिक ने, और वाटसन एवं क्रिक ने किया था। डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने ही किया दिया था, मतलब पूरा डबल हेलिकल जो मॉडल है डीएनए का, ऐसे ना, पेन भी नहीं चल रही है, एक मिनट। ऐसे रहता है ना डीएनए का, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स ये पूरे लगे होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये फिर अलग चीजें हैं, डिटेल में हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विकास का सिद्धांत मेंडल, पास्चर, लुई पास्चर, चार्ल्स डार्विन, अरस्तु? हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? जल्दी से बताइए, सोच के बताइए, समझ के बताइए। चलिए, सबका सही है, सबका एकदम सही है। सही होने के लिए तो क्लासेस कराई जा रही हैं, सही होने के लिए क्लासेस कराई जा रही है, जिससे कि आपका कुछ गलत ना हो, ठीक? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, सांप की तरह होता है। नहीं, सांप नहीं है वो, सीढ़ी, सीढ़ी आप बोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इसका आपको बता देते, उत्तर सी से हो जाता है, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? थोड़ा सा छोटा कर देते। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वेरी गुड, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? विकल्प कौन सा सही होगा? मेंडल, कॉरेंस, मुलर या फिर वाटसन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। रिप्लाई सबकी सही क्यों आ रही है? मैक्सिमम रिप्लाई सही, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम न रुकेंगे, हम न थकेंगे, और ना सोएंगे तो सोने भी नहीं देंगे, ठीक? इसी एनर्जी और जोश के साथ बनी रही है वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, लिस्टर। ऑप्शन ए लिस्टर सही हो जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? पोलियो टीका, इंसुलिन, रेबीज रोधी टीका या फिर पेनिसिलिन? ऑप्शन कौन सा सही होगा? लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? लुई पाश्चर ने किसकी खोज की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, लुई पाश्चर ने खोज की। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता है, रेबीज रोधी टीका। रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पहली एंटीबायोटिक, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? वेरी गुड, जल्दी से रिप्लाई करिए, जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। क्या बात है, लिस्टर, वासमैन, पाश्चर, फ्लेमिंग। एंटीबायोटिक, सॉरी एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज की थी, ऑप्शन डी सही हो जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस, हक्सले, लैमार्क या फिर अरस्तु? बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं? हमारे इतने भी स्टूडेंट जग रहे हैं ना, सच में उन्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये खुद से अपनी नींद से अपने लड़ रहे हैं अपने सपनों को पाने के लिए। सैल्यूट है भाई, दिल से शुक्रिया। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? बायोलॉजी के जन्मदाता, ऑप्शन डी सही हो जाता है, अरस्तु। ध्यान रखिएगा, अरस्तु ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। देखिए ध्यान से, आपको हम दो चीज बताते हैं। बायोलॉजी को हम कहते हैं जीव विज्ञान। आराम से समझ लीजिए, जीव विज्ञान कहते हैं। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, इसे कहते हैं हम जंतु विज्ञान। देखिए जीव की कैटेगरी में दोनों आते हैं, वनस्पति भी और जंतु भी। बॉटनी के जो जन्मदाता हैं इन्हें हम कहते हैं थियोफ्रेस्टस कहते हैं। बायोलॉजी के जन्मदाता अरस्तु, और ये जंतु विज्ञान के भी अरस्तु हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर तीन चीजें आपकी क्लियर हुई हैं, तीन चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर होती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने खोज की कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? किस वैज्ञानिक ने खोज की कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? आपके उद्देश्य से बड़ा हमारा उद्देश्य है, बस इतना समझते रहिए। और हमारे उद्देश्य को पूरा आप लोग करेंगे तो हमें आप लोगों से बहुत ही ज्यादा यकीन है, बहुत ही विश्वास है आप पर। तो इस विश्वास को हमारे जरूर पूरा करेंगे आप लोग, हमें बहुत ज्यादा यकीन है, बहुत ज्यादा। विकल्प कौन सा सही होगा? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हम यहां पर बता रहे हैं। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए रोनाल्ड रास। ऑप्शन ए सही हो जाता है, रोनाल्ड रास। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर। ये बहुत ज्यादा हो गया, ये नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। आप लोग कहने के बिना ही मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? लैंड स्टीनर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच या फिर लुई पाश्चर? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है कौन सा? जल्दी से रिप्लाई करते रहिए। वेरी गुड, ऑप्शन ये हमारा सही हो जाता है, कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम था। और अगला प्रश्न है, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था?
तो ये सारा जितना आपका ये पूरा सिलेबस है ना, मैंने उसको पूरा निचोड़ दिया है। कहने का मतलब पोस्टमार्टम कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि एकदम से माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करके सारा मैंने आपके सामने उड़ेल दिया है। ये सारे वर्ड आप यूज करिए इस पूरे क्लास के लिए। तो मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त जो हार्मोन है इंसुलिन, इसका आविष्कार किसने किया था? एफ.जी. वेंटिंग ने, स्लाइडन, एंग्स्वान ने, ब्राउन ने, हुक ने। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फास्ट, एकदम से बहुत ही अच्छी रिप्लाई है। खुशी हो रही है मुझे। और ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट क्लास है, इक्वली इंपॉर्टेंट। और जो प्राइमरी सुपर टेट कहते हैं ना, प्राइमरी सुपर टेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को थोड़ा सा बढ़ा करके इसमें दिया है सिलेबस। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है वेंटिंग, इंसुलिन वेंटिंग के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है पुनरावर्तन सिद्धांत, रिकैप्चुलेशन थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था? मूलर, वीजमैन, अर्नेस्ट हैकेल, मॉर्गन। पुनरावर्तन सिद्धांत, रिकैप्चुलेशन थ्योरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ क्लास। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, वीजमैन। भले ही तुक्का मारे, तुक्का सही हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया? प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया? सर की मॉडल पेपर वाली क्लास आप लोग जरूर अटेंड करिए, और मॉर्निंग में क्लास उनकी रहती है, वो भी बहुत ही एक्सीलेंट क्लास होती है उनकी। बस एक चीज आप फोकस करेंगे तो वहां से सिलेक्शन नहीं पॉसिबल है। जब तक आप पूरा 100% हर तरीके से करेंगे और एक चीज छोड़ देंगे ना, वही लेकर के धंस जाता है, ये चीज होती है। आप 30 में 30 करिए, और जब मैथ और रीजनिंग इन सब में आप जब 5 नंबर पाएंगे ना, वो पूरा ऐसा खींचेगा, आपको गिराएगा ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? विकल्प यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? चलिए, ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। डी से हो जाता है हाइनेमैन, ऑप्शन डी से हो जाता है हाइनेमैन। ठीक है, होम्योपैथी के संस्थापक जो है ये है हाइनेमैन। चलिए, और क्वेश्चन आप लोग रिप्लाई करते रहिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, जोन्स ई साल्क ने किसकी खोज की? जोन्स ई साल्क ने किसकी खोज की? चलिए जल्दी से बताइए, साल्क के द्वारा किसकी खोज की गई?